वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो लाइटरूम सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिटेल पैनल के बारे में बात किया था, जिसमें हमने डिटेल पैनल के इम्प्लीकेशंस देखे थे, अलग अलग स्लाइडर्स देखे थे, कैसे आप नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं उसके बारे में समझा था, कैसे आप वापस शार्पनेस अपनी इमेजेस में ऐड कर सकते हैं उसके बारे में समझा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक टैग कर देती हूँ, और अगर आपने देख लिया है तो चलिए आगे चलते हैं, बेसिक पैनल के बारे में डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, ये रॉ फाइल है। आप आई बटन क्लिक करके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं फोटोग्राफ का। सो यहाँ पे आपको .arw विच इज़ अ सोनी रॉ फाइल, उसका डिटेल मिल जाएगा। और अगर आप उसको दोबारा से आई को क्लिक करेंगे तो आपको एग्जिफ डिटेल्स भी मिल जाएंगे अपनी इमेज के। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस यूज़ किया गया है उस फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए। आई को वापस क्लिक कर देती हूँ। आपने देख लिया है कि ARW फाइल है, JPEG फाइल नहीं है। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे सिर्फ बेसिक पैनल को यूज़ करके हम इस इमेज को बेटर बना सकते हैं। अब एक बात दिमाग में रखिए कि जितने भी स्लाइडर्स हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हैं। इसका मतलब कि अगर आप कुछ एक्सपोजर या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके ओरिजिनल इमेज में वो एडिट हो रहा है। आपका ओरिजिनल इमेज अनटच्ड रहेगा, वो वैसा ही रहेगा। जितना भी एडिटिंग वर्क है वो आपकी लाइटरूम कैटलॉग के अंदर हो रहा है। अगर आप कैटलॉग को डिलीट करेंगे तो सारा एडिटेड वर्क आपका चला जाएगा, सारा एडिटेड वर्क आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप स्लाइडर्स के बीच में बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं। एक स्लाइडर को टच करके आप वापस उस पर आ सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले दो स्लाइडर्स से। पहला स्लाइडर आपको मिलेगा टेम्परेचर स्लाइडर, जिससे कि आप वाइट बैलेंस फिक्स कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर वाइट बैलेंस नहीं होता है एक इमेज का। अगर आपको न्यूट्रल वाइट बैलेंस चाहिए तो आप वाइट्स को एज वाइट्स दिखा सकते हैं, ताकि किसी भी और कलर पे कोई और कलर कास्ट ना आए। इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपकी इमेज में वाइट्स प्रॉपर वाइट्स की तरह नज़र आ रहे हैं तो बाकी सारे कलर्स भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट दिखेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर वाइट्स की तरह नहीं दिख रहे हैं, कोई ना कोई कलर कास्ट आपको दिखेगा और आपका कलर शायद एक्यूरेट ना नज़र में आए। अभी हम पहला काम ये करेंगे, हम यहाँ पे इसका टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि एक बार टेम्परेचर एडजस्ट कर दिया तो आप वापस टेम्परेचर पे नहीं आ सकते। मैं इसको थोड़ा सा कूल टोन दे दूँगी ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके कलर्स जो हैं वो बहुत एक्यूरेटली नज़र में आए। थोड़ा सा यहाँ पर पिंक कास्ट ज़्यादा है, तो पिंक को काउंटर बैलेंस करने के लिए, ताकि पिंक का टिंट बहुत लाउड नहीं आए, मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन इंट्रोड्यूस करूँगी। आपको ओवर नहीं करना है। एक स्लाइडर को एडजस्ट करने के लिए आप सिंपली इस डॉट पे क्लिक कर सकते हैं और उसको राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं। एंड वापस अगर उसको लाना हो तो उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं एंड इट विल कम बैक टू लाइक इट वाज। अभी इसको थोड़ा सा ग्रीन की तरफ करना है तो आई कैन सिंपली डू इट थ्रू द स्लाइडर। एंड आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली वैल्यू भी डाल सकते हैं। लेट्स से मुझे +5 रखना है, बहुत ही लिटिल टिंट लाना है ग्रीन का, तो यहाँ पे आप सिंपली उसको टाइप कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू चेंज द वैल्यू। +5 भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, हम इसको +3 रखते हैं ताकि ज़्यादा ग्रीन नहीं दिखे। अब आप देख पा रहे हैं कि इमेज थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है, तो उसका हम पहले एक्सपोजर फिक्स करेंगे। इसके दो तरीके हैं सारी टोन्स को एडजस्ट करने के लिए। या तो आप ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि अचानक से आपकी इमेज को ब्राइट कर देगा, एकदम जैसा चाहिए वैसा बना सकता है। बट यूजुअली मैं ऑटो नहीं यूज़ करती, तो मैं Ctrl+Z क्लिक करके वापस लेकर के आऊँगी सब कुछ और 1 by 1 सारे स्लाइडर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगी। पहला स्लाइडर एक्सपोजर है एंड दिस इज़ द नॉर्मल एक्सपोजर। ये आपकी इमेज की ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ाएगा, ओवरऑल डार्कनेस बढ़ाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप उसको कैसा करना चाहते हैं। अगर आप उसको टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे तो इमेज ब्राइट होगा, अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेंगे तो इमेज डार्क होगा, सारी लाइट इमेज से चली जाएगी। वापस लाने के लिए सिंपली इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। हमें थोड़ा सा लाइट इसमें खोलना है, थोड़ा सा इसको ब्राइट करना है, तो मैं इसको +7.5 के आसपास रखने वाली हूँ। अब ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही उसको मैंने एक्सपोजर बढ़ाया है वो इमेज जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। तो उस फ्लैट को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट पर आएंगे। कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे। अब कॉन्ट्रास्ट क्या है?
कॉन्ट्रास्ट नॉर्मली जब भी हम बढ़ाते हैं तो आपकी इमेज का डेप्थ बढ़ता है, आपकी इमेज में एक लाइफ ऐड हो जाती है, एक चार्म ऐड हो जाता है, पर वो एक्चुअली इमेज में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं बढ़ा रहा है। वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो हाईलाइट्स को ज़्यादा ब्राइट कर रहा है और शैडोज़ को ज़्यादा डार्क कर रहा है। आपके इमेज की टोन्स में जो डार्क एरियाज़ हैं उनको बढ़ा रहा है और जो ब्राइट एरियाज़ हैं उनको भी बढ़ा रहा है। बेसिकली उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद इमेज में डेप्थ ज़्यादा दिखती है। ऑब्वियसली किसी भी स्लाइडर को 100% एकदम से मत कीजिए क्योंकि वो आर्टिफिशियल डर्टी लगता है, तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी। लेट्स कीप इट समवेयर अराउंड +45। अगर इसको हम नेगेटिव में लेके जाएंगे तो ये इमेज को फ्लैट बना देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो मैं +45 पे स्टिक अराउंड करूँगी। अगर आपको अंडू करना है वो पर्टिकुलर चेंज तो सिंपली Ctrl+Z इज़ योर शॉर्टकट। आगे चलते हैं हाइलाइट्स की तरफ। अब हाइलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, हाइलाइट्स जो है वो आपकी इमेज के ब्राइटर पार्ट्स को और ब्राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाइलाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा टोन्स नहीं है हिस्टोग्राम में। सो अगर आपको हाइलाइट्स को इंक्रीज़ करना है तो जितने भी एरियाज़ जहाँ पे आपकी इमेज में हाइलाइट्स हैं वो पार्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऑन दिस नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि एक इमेज में 5 टोन्स होती हैं। देयर आर ब्लैक्स, वाइट्स, हाइलाइट्स, शैडोज़, और 5वां जो बचा उसे कहते हैं मिड टोन्स। हाइलाइट्स, शैडोज़, ब्लैक्स एंड वाइट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी टोन्स बच गए उसे हम मिड टोन्स कहते हैं। शैडोज़ से आप शैडोज़ को या तो इमेज से निकाल सकते हैं या आप इमेज में और डाल सकते हैं। ऑब्वियसली शैडोज़ से डेप्थ तो आएगी, पर जो ऑलरेडी डार्क पार्ट्स ऑफ द इमेज है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डार्क पार्ट्स इमेज में है इन द हिस्टोग्राम, जो ऑलरेडी डार्क पार्ट्स ऑफ इमेज हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और उनसे डिटेल जाने का डर भी है। सो अभी इस इमेज के अंदर मुझे शैडोज़ और ज़्यादा इंक्लूड नहीं करने हैं बिकॉज ऑलरेडी इमेज ओरिजिनली अंडर एक्सपोज्ड है, तो मैं शैडोज़ को थोड़ा सा निकाल दूंगी ताकि जो ब्राइटर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। अब हाइलाइट्स और शैडोज़ पे आप अपना क्रिएटिव कंट्रोल भी ले सकते हैं। ओके, कमिंग बैक, अभी इसके अंदर क्योंकि इमेज थोड़ा डार्कर साइड पे है और एक ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट है, तो इसका जो बहुत ही एक स्वीट मोमेंट रीसेस मैकैक्स के बीच में, तो मैं इमेज में बहुत ज़्यादा डार्कनेस नहीं लाना चाहती, इमेज के अंदर थोड़ा ब्राइट पार्ट ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ब्लैक्स थोड़े से किल कर दूँगी, ब्लैक्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँगी। ऑब्वियसली जब आप ब्लैक्स को रिड्यूस करेंगे तो आपकी इमेज का कॉन्ट्रास्ट भी जाएगा, तो उसी तरीके से आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं स्लाइडर्स के बीच में और आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपके इमेज में डेप्थ वापस आ जाए। इसके बाद हम आते हैं टेक्सचर, क्लैरिटी और डीहेज पे। अब टेक्सचर जो है वो इमेज का फाइन टेक्सचर बढ़ाएगा, पर इसको आप याद रखिए कि एक आउट ऑफ फोकस इमेज को, आउट ऑफ फोकस सब्जेक्ट को फोकस में नहीं ला रहा है। तो अगर मैं टेक्सचर को यहाँ पे इंक्रीज़ करती हूँ, जूम इन करके देखते हैं, अगर मैं टेक्सचर को इंक्रीज़ करती हूँ तो ओवरऑल टेक्सचर जो है वो आपके सब्जेक्ट का इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए ये पूरा एरिया जो है टेक्सचर का इंक्रीज़ हो गया है। मैं आपको आफ्टर एंड बिफोर इफेक्ट दिखा देती हूँ इस इमेज का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो टेक्सचर्ड पार्ट है इमेज का ओवरऑल यूनिफॉर्मली पूरे इमेज पे इंक्रीज़ हुआ है। एट द सेम टाइम अगर हम क्लैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ये बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है, लोगों को लगता है, काफ़ी लोग समझते हैं कि टेक्सचर और क्लैरिटी जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब हम क्लैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो पूरे इमेज पे एक शार्पनेस बढ़ रही है, पर एजेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, एजेस के अंदर बहुत ज़्यादा शार्पनेस इंक्रीज़ हो रही है और इमेज के ऊपर ओवरऑल शार्पनेस तो बढ़ ही रही है। क्लैरिटी जो है वो काफ़ी हद तक एक आर्टिफिशियल लुक दे देता है इमेज को। जब आप क्लैरिटी बढ़ाएंगे तो इमेज वियर्डली शार्पन हो जाएगा, और नॉर्मली मैं अपने इमेजेस में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती हूँ, एंड मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप क्लैरिटी को इंक्रीज़ करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, अदरवाइज इमेज बहुत ही आर्टिफिशियल एंड डर्टी लुक सकता है। अब मैं क्लैरिटी को थोड़ा सा किल कर दूं अगर, तो इमेज बहुत ही वियर्डली स्मूथ हो जाएगा, पूरा डिटेल इमेज का निकल जाएगा और इमेज को बहुत ही फ्लैट कर दिया जाएगा। तो क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा संभल के प्ले अराउंड करें। फिलहाल हम इमेज का थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ाएंगे बिकॉज हमें थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, बिकॉज सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर डिटेल्स बहुत है, नोज़ के आसपास, टंग के आसपास, आईज़ में, यहाँ कैच लाइट है प्रॉपर, तो टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगेगा सब्जेक्ट पे। उसके बाद हम आते हैं डीहेज पे। अब डीहेज जो है वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इमेज का हेज टोटली निकाल देगा, वो आपको
कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के और टेक्सचर बढ़ा के ऐसा लुक देगा कि डीहेज जो है वो इमेज का हेज़ किल कर रहा है, बट एट द सेम टाइम एक इल्यूजन है, आपको लगेगा कि हेज़ निकल रहा है, पर आपका इमेज जो है वो कॉन्ट्रास्टी और टेक्सचर्ड हो जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि आपकी इमेज में थोड़ा हेज़ है और आपको उसको डीहेज के थ्रू शार्पन करना है, तो बाय ऑल मीन्स आप इस टूल से प्ले अराउंड कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इसको भी 100% नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है। सो डीहेज को इस इमेज में ज़रूरत नहीं है डीहेज की, बट स्टिल टू शो यू द इफेक्ट मैं डीहेज को +2 पे रखूँगी और हम थोड़ा सा हेज़ इस इमेज में से निकालने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ये बहुत ही क्लोजअप से लिया गया इमेज है, बहुत ज़्यादा क्रॉप नहीं हुआ है, सो हमें डीहेज़ की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम आते हैं वाइब्रेंस और सैचुरेशन पे। बहुत लोग वाइब्रेंस और सैचुरेशन को कंफ्यूज करके ये समझते हैं कि दोनों सेम हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाइब्रेंस जो है एक रिलेटिव स्लाइडर है। वाइब्रेंस से आपके इमेज में जो कलर्स फीके हैं, जो कलर्स कम हैं, उन कलर्स में ज़्यादा वाइब्रेंस ऐड होता है, ल्यूमिनेंस ऐड होता है। तो जब मैं वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करूँगी तो ऐसा नहीं है कि आपके इमेज में यूनिफॉर्मली वाइब्रेंस सारा इंक्रीज़ हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कलर इंक्रीज़ हो जाएगा। जिन पिक्सेल्स में कोई कलर कम है उन पिक्सेल्स को वाइब्रेंस ज़्यादा कलर्ड कर देगा। एट द सेम टाइम जब मैं सैचुरेशन को इंक्रीज़ करूँगी तो पूरे इमेज में यूनिफॉर्मली कलर इंक्रीज़ होता है। सैचुरेशन एक एब्सोल्यूट स्लाइडर है। ऑब्वियसली 100% सैचुरेशन नहीं करना है, बहुत ही डर्टी और आर्टिफिशियल लगता है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ में। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सैचुरेशन। मैं पर्सनली अपने एडिट्स में सैचुरेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं वाइब्रेंस को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो एक इक्वलाइज़र के तौर पे एक्ट करता है, इक्वल कर देता है कलर्स को। जो कलर्स बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है उनके अंदर थोड़ी जान डाल देता है, उनको थोड़ा वाइब्रेंट कर देता है। अब जब हम वाइब्रेंस इंक्रीज़ करते हैं तो आप देखिए हमारे इमेज में जो येलो पार्ट्स हैं, जो येलो एरियाज़ हैं, उन पर ज़्यादा कलर कास्ट आता है। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम वापस टेम्परेचर में चलेंगे और हम टेम्परेचर को थोड़ा और टुवर्ड्स द कूलर साइड मूव कर देंगे। उससे जो कलर कास्ट्स हैं मकैक के हेड एरिया के अराउंड वो थोड़े से न्यूट्रल होने लगेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप ध्यान में रखें, जब आप रॉ फाइल शूट करेंगे, जब आपका ARW फाइल है अगर, या जो भी आप ब्रांड यूज़ करते हैं उसका अगर रॉ फाइल आप यूज़ कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो वाइट बैलेंस जो है वो आपके इमेज में सेव नहीं होता है। तो आप इजीली वाइट बैलेंस जो है वो इमेज के अंदर लेटर ऑन पोस्ट प्रोसेसिंग में एडजस्ट कर सकते हैं और इससे क्वालिटी लूज़ नहीं होगी, बिकॉज आपके ओरिजिनल इमेज में वाइट बैलेंस सेव्ड नहीं है। और पिक्चर प्रोफाइल भी आपके इमेज में सेव नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे अडोबी कलर, अडोबी लैंडस्केप, अडोबी पोर्ट्रेट, अडोबी विविड, अडोबी मोनोक्रोम। ये अलग अलग पिक्चर प्रोफाइल्स हैं जो आपको लाइटरूम प्रोवाइड करता है, और ये अलग अलग पिक्चर प्रोफाइल्स आपके कैमरा में भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। तो आप कैमरा में फ्लैट शूट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड शूट कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन एनीवे हम पोस्ट प्रोसेसिंग कर ही रहे हैं तो पोस्ट में आकर के आप उसको चेंज कर सकते हैं, और इसमें भी लॉस ऑफ क्वालिटी नहीं होता है। हमने इस इमेज में सिर्फ बेसिक पैनल यूज़ किया है और अब आप आफ्टर एंड बिफोर इफेक्ट देख सकते हैं इस इमेज के अंदर। शॉर्टकट जो है आफ्टर और बिफोर का वो Y है। आप Y को क्लिक करेंगे तो आप इमेज को आफ्टर एंड बिफोर में नेविगेट कर पाएंगे, और अगर आप बैकस्लैश को क्लिक करेंगे तो आप जो आपका इसी स्क्रीन पर इमेज आ रहा है उसको आप सिंपली आफ्टर एंड बिफोर इफेक्ट में देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपको पहले नहीं पता थी। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। ये एक बेसिक पैनल का बेसिक ट्यूटोरियल था। बहुत सारे लाइटरूम के एडवांस ट्यूटोरियल्स आगे आने वाले हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।